हेलो गाइस एज यू ऑलरेडी नो हमने एक्सरसाइज 7.2 सॉल्व की। उसमें हमने फैक्टोरियल पढ़ा। फैक्टोरियल क्या होता है? स्टार्टिंग में हमने ऑलरेडी परम्यूटेशन थोड़ी सी डिस्कस की हुई है, परम्यूटेशन भी, कम्बिनेशन भी, और इन दो के बीच में क्या डिफरेंस है वो भी मैंने बता के रखा है। फिर हमने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग पढ़ा। आज हम फॉर्मली पढ़ेंगे परम्यूटेशन। लेकिन अब पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, सर व्हाई परम्यूटेशन? परम्यूटेशन हम क्यों पढ़े? जबकि हमने एक टेक्निक पढ़ी, एक मेथड पढ़ा जिसका नाम हमें पता है, दैट्स फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। जिस फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का यूज करके हम लोग काउंटिंग करते थे फास्ट एंड एक्यूरेटली करते थे ना। दैट्स एडवांस्ड काउंटिंग कि अगर हमें इतनी चीज़ें दी गई है, इतनों में से इतने को चूज करना है, ये काम हम कितने तरीकों से कर सकते हैं, ये क्वेश्चन हमने कर लिया ऑलरेडी। लेकिन अब क्वेश्चन है, सर हमने तो एक टेक्निक, एक मेथड पढ़ा था, अब परम्यूटेशन पढ़ने की क्या जरूरत है? तो चलो इस चीज को पहले समझते हैं कि क्यों परम्यूटेशन पढ़ेंगे। से वी हैव गिवन वर्ड एज मून, MOON। सपोज हमें 4 लेटर्स का वर्ड दिया गया है। इसमें जो 4 लेटर्स है, यू नो दैट्स M, O, O एंड N। अगर आपसे पूछा जाए, अगर हमसे पूछा जाए आप इन 4 लेटर्स से कितने अलग अलग डिफरेंट 4 लेटर वर्ड्स बना सकते हो, इन 4 लेटर्स का यूज करके आप कितने डिफरेंट दैट्स डिस्टिंक्ट 4 लेटर वर्ड्स बना सकते हो, चाहे उन वर्ड्स की मीनिंग हो या ना हो। दैट्स उन्हें हम कहते हैं एनाग्राम्स। एनाग्राम्स, दोज वर्ड्स which have meaning or which may not have, those are called anagrams। आप कितने 4 लेटर एनाग्राम्स बना सकते हो इन 4 लेटर्स का यूज करके? सपोज आपने एक वर्ड बनाया, सपोज MOON, ओके, इट इज 1 वर्ड, ये बन गया एक 4 लेटर का वर्ड। लेकिन कोई बोल रहा है कि मैं M को यहां पे ही रखूंगा फर्स्ट प्लेस पे, N को 4th प्लेस पे ही रखूंगा, लेकिन इस वाले O को यहां पे लिखूंगा, इस वाले O को यहां पे लिख, चलो इस वाले O को यहां लिखते हैं, इस वाले O को यहां लिखते हैं। हमने 2 लेटर्स की पोजीशन चेंज कर दी, क्या हमें न्यू वर्ड बन गया? क्या हमें नया डिफरेंट वर्ड बन गया? लेकिन अगर देखा जाए दीज वर्ड्स आर सेम। अब यहां पे क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि अगर हमें ऐसे लेटर्स दिए जाएंगे जो सारे के सारे लेटर्स डिफरेंट नहीं हो, तो इन क्वेश्चन को हम बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से सॉल्व नहीं कर सकते। क्योंकि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या कहता था? हमें 4 लेटर्स गिवन थे, हमें 4 लेटर का वर्ड बनाना है। हम पहले वैकेंट प्लेस को कितनी बार फिल कर सकते हैं, दूसरी को कितनी बार, तीसरी को कितनी बार, चौथी को, 4th को कितनी बार लिखते तो आंसर देते। लेकिन हमने देखा जो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स आते तो उसमें कुछ ऐसे भी वर्ड्स आते, दैट्स आपने इसको एक बार गिना, इस चीज को आपने 2 बार या 3 बार या 4 बार गिनोगे। दैट्स आप लाइक वर्ड्स को, सेम वर्ड्स को, सेम एनाग्राम्स को 2 या 2 से ज्यादा बार गिनोगे। दैट इज, तो हमारा जो क्वेश्चन का आंसर मिलेगा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का यूज करके, वो एक्यूरेट नहीं होगा, वो सही नहीं होगा। चलो मैं थोड़ा समझाता हूं। सपोज फॉर टाइम बीइंग के लिए इस पहले वाले O को मैं मानूंगा O1, इस सेकेंड O को मानूंगा O2। सपोज नाउ वी हैव M, O1, O2 एंड N। देखो एक वर्ड तो बनेगा M, O1, O2 एंड N, बन गया ना एक वर्ड। अब हमने क्या किया था, इन 2 O's की पोजीशन चेंज की थी। चलो करते हैं, M को ऐसे रखते हैं, O2 को पहले लिखेंगे, O1 को बाद में लिखेंगे। तो अब ये डिफरेंट वर्ड्स लग रहे हैं, M, O1, O2, N एंड M, O2, O1, N। तो अब ये 2 वर्ड्स अलग अलग, लेकिन हमें ऑलरेडी पता है कि ये 2 ओज जो है ये एक ही है, ये सेम है। तो अगर हम इनको इनके सब स्क्रिप्ट्स को हटाया जाए, तो O1, 1, 2 को हटाया जाए तो ये MON, MON, तो बोथ वर्ड्स आर सेम। तो एक्चुअल में ये एक ही वर्ड है, बिकॉज हमें अलाउ नहीं है कि O को O1 लिखना, दूसरे O को O2 लिखना, हमने जस्ट समझने के लिए। तो चलो देखते हैं, ये 2 वर्ड्स एक्चुअल में एक ही है। चलो ये करते हैं, M, O1, N, O2 एक वर्ड है। अब मैं सपोज इन 2 O's की पोजीशन चेंज करूंगा, बस O's की पोजीशन, O2, N, O1। दिखने में तो ये 2 अलग अलग वर्ड्स लग रहे हैं, लेकिन अगर इन O's को फिर से 1 और 2 हटाया जाए तो क्या बनेगा? ये बनेगा MONO।
इनमें भी अगर 2 और 1 हटाया जाए तो ये की भी क्या बनेगा, MONO। तो डैट मीन्स एक्चुअल में ये लग रहे हैं दो, लेकिन दो है नहीं, ये सेम ही है। तो सिमिलरली अगर मैं ऐसे लिखूं NO1 MO2 एंड NO2 MO1, तो फिर से NOMO बनेगा। अगर हम O में से 1 हटा दे, दूसरे O में से 2 हटा दे तो NOMO बनेगा। तो AC भी बनेगा NOMO। तो आप क्या लग रहा है आपको, अगर हमें जो गिवन ऑब्जेक्ट्स होंगे, चाहे वो डिजिट्स हो या अल्फाबेट्स हो, लेकिन वो गिवन डिजिट्स सारे के सारे डिफरेंट नहीं हो, फिर हमसे पूछा जाए कि इन अल्फाबेट्स या इन ऑब्जेक्ट्स का यूज करके आप कितने अलग अलग डिफरेंट अरेंजमेंट्स परम्यूटेशंस बना सकते हो, तो अगर हम इन पे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग यूज करेंगे, तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग देखो, अगर हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग यूज करेंगे, वो कहेगा हमें 2 2 2 दैट इज 6 बन गए, लेकिन हम देख रहे हैं एक्चुअल में 6 नहीं है, एक्चुअल में 3 ही है। तो वी हैव, जब हमें गिवन ऑब्जेक्ट्स में से कितने ऑब्जेक्ट्स सेम थे, 2, तो सो वी हैव 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल से मतलब 2 times 1, दैट्स 2 फैक्टोरियल repeated arrangements or you can say permutations। तो अगर गिवन ऑब्जेक्ट्स में से 2 हमारे लाइक ऑब्जेक्ट्स थे, उनमें से हमें क्या हो रहा है, जब उन ऑब्जेक्ट्स की हम पोजीशन चेंज करते हैं, अरेंज करते हैं हम लोग उनको, तो हमें हर बार हर पोजीशन पे 2 फैक्टोरियल्स रिपीट हो रहे हैं, दैट्स 2 फैक्टोरियल्स हमें परम्यूटेशन सेम मिल रही है। तो ये हमने लिखा। तो इस क्वेश्चन को फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से सॉल्व नहीं किया जा सकता, इसलिए हम क्या पढ़ेंगे, परम्यूटेशन का। इन क्वेश्चंस का तोड़ कहां पे हमें मिलेगा, परम्यूटेशन में। टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट, ऐसे 1 2 3 ऐसे डिस्टिंक्ट वर्ड्स आप कितने बना सकते हो, जब गिवन ऑब्जेक्ट्स में से कुछ ऑब्जेक्ट्स क्या होंगे, अलाइक, सेम। तो ये भी हम पढ़ेंगे आगे परम्यूटेशन में। या अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दिया जाए, how many 20 letter words, or you can say anagrams, that's words here means with or without meaning, चाहे उनकी मीनिंग हो या ना हो, हमें सारे को काउंट करना है। how many 20 letter words can be formed without repetition किए बगैर, without repetition from इंग्लिश अल्फाबेट्स, फ्रॉम इंग्लिश। तो आपसे पूछा जा रहा है कितने 20 लेटर वर्ड्स आप बना सकते हो रिपीट किए बगैर, किन का यूज करके, इंग्लिश अल्फाबेट्स का यूज करके। यहां ये नहीं दिया गया है कि ये 4 या 5 या 10 या 15 या 20 अल्फाबेट्स का यूज करके, यहां लिखा है सिंपली इंग्लिश अल्फाबेट्स का यूज करके। दैट इज जितने भी इंग्लिश अल्फाबेट्स है उन सब का आप यूज कर सकते हो। तो टोटल हमारे पास कितने इंग्लिश अल्फाबेट्स होते हैं, 26 अल्फाबेट से आपसे पूछा जा रहा है आप कितने 20 लेटर वर्ड्स बना सकते हो। अगर आप इस पे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग यूज करोगे तो आप बोलोगे ये तो सर क्वेश्चन आसान है, हमें 20 लेटर का वर्ड बनाना है, दैट इज हमें 20 वैकेंट प्लेसेस बनानी है। क्या बनानी है, 20 वैकेंट प्लेसेस, ऐसे करके। आप बोलोगे सर पहली वैकेंट प्लेस को किसी भी 26 अल्फाबेट से फिल किया जा सकता है, दैट इज फर्स्ट वैकेंट प्लेस को 26 वे से फिल किया जा सकता है। तो अब यहां पे विथआउट रिपीटिशन है, दैट इज 26 में से हमने एक का यूज किया, किसी एक का, सपोज ए को यूज किया, अब ए को यूज नहीं किया जा सकता। अब रिमेनिंग जो बच गए हमारे पास 25 अल्फाबेट्स, अब उनमें से किसी एक को यहां लिखा जा सकता है, दैट इज सेकंड को 25, सिमिलरली नेक्स्ट को 24, 23, 22, 21, 20 एंड सो ऑन। फिर आपको आंसर में लिखना है 26 टाइम्स 25 टाइम्स 25। तो बन गई ना कम्बरसम प्रोसेस, बन गई ना हेक्टिक प्रोसेस। अभी तक तो इन क्वेश्चंस का हम सॉल्यूशन इजीली कर रहे थे, लेकिन जब नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इंक्रीज होंगे, जब नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इंक्रीज होंगे, जिन चीजों से आपको चुनना हो, चीजों को सिलेक्ट करना हो, जब वो ज्यादा, जब उनकी क्वांटिटी ज्यादा होगी, तब भी फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग बेकार लगता है, बिकॉज यहां फिर से क्या होता है, प्रोसेस हेक्टिक बनती है। पहले ही मैंने बता दिया कि परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन जो चैप्टर है, इट इज ऑल अबाउट काउंटिंग। इसमें सिर्फ काउंटिंग करनी है हमें, एडवांस्ड काउंटिंग। और काउंटिंग में क्या मैटर करता है, काउंटिंग में मैटर करता है स्पीड, आप कितनी तेजी से काउंट कर सकते हो। दूसरी बात है
आप कितनी तेजी से जो काउंटिंग करोगे वो एक्यूरेट होनी चाहिए, आपका आंसर 100% करेक्ट आना चाहिए। दैट्स काउंटिंग विथ स्पीड एंड अलॉन्ग विथ एक्यूरेसी। तो इसलिए हम यहां पे एक क्वेश्चन है कि हमें ऐसी कोई दूसरी टेक्निक और मेथड होना चाहिए जिस मेथड का यूज करके इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, लेकिन वो फॉर्मूला कंपैक्ट होनी चाहिए, इससे सिंपल होनी चाहिए। एंड यस, इस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन है। इससे हमारे पास आसान एक मेथड है, दैट्स कॉल्ड परम्यूटेशन। तो इस परम्यूटेशन हम क्यों पढ़ेंगे? कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं, कुछ काउंटिंग्स ऐसी है जिनको हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से यूज नहीं कर सकते हैं। दैट्स हमने जैसे एग्जांपल फर्स्ट वन ले ली कि अगर गिवन ऑब्जेक्ट्स में से कुछ ऑब्जेक्ट सेम हो तो उस क्वेश्चन को फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से सॉल्व नहीं कर सकते। और दूसरी बात, जब नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इंक्रीज होंगे तो तब अगर हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग अप्लाई करेंगे तो फिर से हमें ज़्यादा टाइम लगेगा, हमें ये हेक्टिक प्रोसेस लगेगी। इसलिए उस हेक्टिक प्रोसेस को कन्वीनिएंट प्रोसेस में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? परम्यूटेशन का यूज। तो चलो गाइस, अब पढ़ते हैं परम्यूटेशन फॉर्मली। एज यू नो, अगर आपने किसी ने नहीं देखा मेरा पहला लेक्चर जो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पे बेस्ड है, वो फिर से परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन जो वाला पहला लेक्चर है वो ऑलरेडी मैंने अपलोड किया हुआ, आप देख सकते हो यूट्यूब पे। और भूलिएगा नहीं, सब्सक्राइब करना ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन भी दबाइएगा, बिकॉज जब भी मैं वीडियो नया लेक्चर दूंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगी कि ये लेक्चर आया। अब देखो, परम्यूटेशन की मैं फिर से थोड़ी सी डिफिनेशन जो मैंने वहाँ लिखाई थी फिर से एक बार लिखाऊंगा, जस्ट इसलिए मैंने उस टाइम परम्यूटेशन की जो नोटेशन है, परम्यूटेशन को हम कैसे लिखते हैं वो नहीं लिखा था, बिकॉज हम वहां सिर्फ ये पढ़ रहे थे कि परम्यूटेशन होती क्या है, कॉम्बिनेशन होती क्या है और इन दो के बीच में डिफरेंस क्या है। आज मैंने क्या बोला था? परम्यूटेशन हो या कॉम्बिनेशन हो या फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग हो, इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग? सब में कंसेप्ट सेम है। कंसेप्ट क्या है? हमें कुछ चीजें गिवन दी जाएगी, हमें फिर हमसे पूछा जाएगा इन चीजों में से आप कुछ चीजें सिलेक्ट करो। कभी हमें पूछा जाएगा, सपोज आपको 10 चीजें दी गई हैं, 10 में से 4 को सिलेक्ट करो, 10 में से 4 को सिलेक्ट करो। और फिर आपसे पूछा जाएगा 10 में से जब हम 4 चीजों को सिलेक्ट करेंगे एक एक बार में, ये काम आप कितने अलग अलग तरीकों से कर सकते हो। एंड मेन जो फोकस, मेन कंसेप्ट इस चैप्टर का यही है, आई बात में। लेकिन दूसरी बार नेक्स्ट टाइम आपसे किसी क्वेश्चन में पूछा जाएगा 10 चीजें आपको दी गई है, 10 में से 10 को सिलेक्ट करो, 10 में से 10 को सिलेक्ट करो। लेकिन आप इन 10 में से 10 को सिलेक्ट करोगे, ये काम भी आप कितने अलग अलग तरीकों से कर सकते हो। इस चैप्टर के क्वेश्चंस ही सारे इसी कंसेप्ट पे बेस्ड है। अब क्या होता है, कभी आपको जो 10 चीजें दी जाएंगी उसमें से अगर आपको पूछा जाएगा 4 चीजों को सिलेक्ट करना, कभी क्या होता है उनमें जब आप चीजों को सिलेक्ट करोगे उनमें ऑर्डर मैटर नहीं करता है। सपोज अगर आप किसी 10 चीजों में आपने ABCD का चुनाव किया, ABCD को सिलेक्ट किया, लेकिन अगर आप A और B की पोजीशन सपोज बदल दोगे, BA लिखोगे, तो इससे इस पे फर्क नहीं पड़ता, आप कहते हो ये दोनों इक्वल है, तब हम कहते हैं ये कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया हुआ है। लेकिन जब आप सपोज 10 में से 4 चीजों को सिलेक्ट करोगे, फिर आप अगर इनमें से किसी भी 2 ऑब्जेक्ट्स की पोजीशन चेंज करोगे, पोजीशन चेंज करने से अगर आपको नई सिलेक्शन मिलती है, तब आप कहते हो ये परम्यूटेशन का क्वेश्चन है, दैट्स ऑर्डर मैटर्स। आई बात समझ में? तो यही हम पढ़ने वाले हैं कि परम्यूटेशन पता है आपको, दैट्स एन अरेंजमेंट। तो लिखूंगा मैं परम्यूटेशन इज एन अरेंजमेंट। मैंने क्या बोला था? अरेंजमेंट वर्ड जहां पे भी यूज किया जाएगा, अरेंजमेंट बेसिकली मीन्स सिलेक्शन, आपको चीजों का चुनाव करना है, लेकिन ऑर्डर्ड सिलेक्शन, सिलेक्शन विथ ऑर्डर, दैट इज परम्यूटेशन इज अ 2-वे प्रोसेस। इसमें आप लोग पहले चीजों को सिलेक्ट करते हो, फिर उनका ऑर्डर भी देते हो। परम्यूटेशन इज एन अरेंजमेंट दैट इज एन ऑर्डर्ड सिलेक्शन ऑफ गिवन एन ऑब्जेक्ट्स, क्या करना है आपको? अरेंज सिलेक्ट करना है गिवन, जो गिवन दिए जाएंगे n चीजों में से, बाय टेकिंग सम, SOME, सम, और ऑल एट ए टाइम, क्या ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि परम्यूटेशन में आप क्या कर रहे हो? चीजों का चुनाव करते हो, सिलेक्ट करते हो, लेकिन विथ ऑर्डर। आपको दिए जाएंगे n चीजें, 10, 15, 20, 5,
और इनमें से 10 में से आपसे पूछा जाएगा कभी कुछ चीजों को डेट इज 10 में से 10 को नहीं, 10 में से 9 को, 8 7 6 5 4 3 2 1, तो वही हुआ बाय टेकिंग सम, कभी हम n चीजों में से कुछ को सिलेक्ट करेंगे, लेकिन और ऑल एट ए टाइम कभी हम n चीजों में से n को सिलेक्ट करेंगे, 10 में से 10 को सिलेक्ट करो, 15 में से 15, वो ही हुआ ऑल एट ए टाइम। तो यही है परम्यूटेशन आपकी। तो लिखूंगा मैं आगे, डेट इज परम्यूटेशन सिलेक्शन ऑफ n ऑब्जेक्ट्स। अगर आपको n चीजों में से सिलेक्ट करना हो चीजों को, परम्यूटेशन ऑफ n ऑब्जेक्ट्स बाय टेकिंग, n में से हम कितनों को सिलेक्ट करेंगे बाय टेकिंग r एट ए टाइम। सपोज n 10 है, r आपका 6 है, n की वैल्यू क्या है 10, r की वैल्यू क्या है 6, 10 में से 6 का चुनाव करना, 10 में से 6 को सिलेक्ट करना। परम्यूटेशन ऑफ n ऑब्जेक्ट्स टेकन r एट ए टाइम, इसको हम कैसे लिखते हैं? बाय टेकिंग r एट ए टाइम इज रिटन और डिनोटेड एज ऐसे, p से मतलब परम्यूटेशन, इसके ऊपर हम वो नंबर लिखेंगे जिनमें से हमें सिलेक्ट करना हो, जो गिवन चीजें दी गई हैं। कौन कौन चीज दिया गया है ये नहीं लिखना है, कितने चीजें, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कितने दिए गए हैं, हमें n चीजें दी गई है, n में से हमसे सिलेक्ट करना है, लेकिन n में से हमें एट अ टाइम कितनों को सिलेक्ट करना है, डेट्स आर NPR। NPR का मतलब होता है परम्यूटेशन ऑफ n ऑब्जेक्ट्स टेकन r एट अ टाइम। क्या होता है NPR का मतलब? परम्यूटेशन ऑफ n ऑब्जेक्ट्स टेकन r एट अ टाइम, सिलेक्शन ऑफ n ऑब्जेक्ट्स टेकन r एट अ टाइम। n चीजों में से आपको r चीजों को सिलेक्ट करना है, लेकिन ऑर्डर्ड सिलेक्शन, बार बार मैं बोल रहा हूं परम्यूटेशन में क्या होता है, ऑर्डर्ड सिलेक्शन, और या ऐसे भी लिखा जा सकता है p ऐसे, फिर ब्रैकेट के पहले जो नंबर लिखा जाता है वो है कितनों में से हमें सिलेक्ट करना है, कितनी चीजें दी गई है, n चीजों में से आपको r चीजों को सिलेक्ट करना है। आई बात समझ में? अगर आपको 10 चीजें दी गई हो और 10 में से आपको 6 चीजों को सिलेक्ट करना हो, आप क्या लिखोगे 10p6, ऊपर आप ऑलवेज क्या लिखोगे, जिनमें से सिलेक्ट करना हो, और कितनों को सिलेक्ट करना हो वो नीचे लिखोगे आप। आई बात समझे? तो यहां अब कोई मुझे आप में से बताएगा कि r की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। सपोज अगर आपके पास 10 स्टूडेंट्स हो, 10 स्टूडेंट्स में से आपको किसी एक को स्कॉलरशिप के लिए सिलेक्ट करना हो, क्या क्या हो, पॉसिबिलिटीज क्या है? ये भी पॉसिबिलिटी है आप 10 में से किसी को भी सिलेक्ट नहीं करोगे, किसी को भी नहीं, डेट इज r की वैल्यू उस टाइम क्या बनेगी 0। 10 में से किसी को सिलेक्ट नहीं करना है, 10p0 का मीनस मतलब 10 में से किसी को सिलेक्ट नहीं करना है। या आप 10 में से एक को सिलेक्ट करोगे 10p1, या 10 में से 2 10p2 10p3 10p4 10p5 10p6 10p7 10p8 10p9 एंड 10p10। दैट इज 10 में से आप मैक्सिमम कितनों को सिलेक्ट कर सकते हो, 10 के 10 को। क्या आप 10 में से 11 को सिलेक्ट कर सकते हो? नहीं यार, जितनी गिवन अवेलेबल चॉइसेस है हम मैक्सिमम उतनों को सिलेक्ट कर सकते हैं, मिनिमम हम 0 को सिलेक्ट कर सकते हैं। दैट इज r की वैल्यू क्या हो सकती है 0, या 0 से बढ़कर कहां तक, n तक। r कभी भी n से बड़ा नहीं हो सकता, बिकॉज हमें n चीजों में से चीजों को सिलेक्ट करना है। R represents here की number of objects to be selected और number of objects to be chosen. So यहां पे मैं लिखूंगा where R, the value of R should be greater or equal to 0. R की वैल्यू या 0 हो सकती है, 0 से ज्यादा, but less or equal to n. R की वैल्यू यहां क्या होगी, या 0 या 0 से बढ़ के कहां तक, n तक, मैक्सिमम n से ज्यादा नहीं हो सकती। एंड मैं लिखूंगा n व्हाट रिप्रेजेंट्स n हियर, n क्या रिप्रेजेंट करता है, गिवन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, कितने ऑब्जेक्ट्स गिवन दिए गए, गिवन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। और आपका जो ये r है, r यहां पे क्या रिप्रेजेंट करता है, r रिप्रेजेंट करता है n चीजों में से हमें कितने चीजों का चुनाव करना है, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स टू बी सिलेक्टेड, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स टू बी सिलेक्टेड और टू बी चूजन, टू बी सिलेक्टेड और टू बी चूजन, आप लोगों की चॉइस जो लिखोगे।
आई बात समझ में? आई होप आपको अभी तक परमिटेशन की डेफिनेशन समझ में आई होगी। परमिटेशन मीन्स हमें चीजों का चुनाव करना है, लेकिन जिन चीजों का चुनाव करेंगे उनमें ऑर्डर मैटर करता होगा। लेकिन अब किन में से चुनाव करना होगा? हमें गिवन कुछ n चीजें दी जाएंगी, n में से कभी हमें n को चुनना हो सब को, या कभी n में से हमें r को चुनना हो, n से थोड़ा कम। तो फिर वही लिखा हमने कि इसको हम कैसे लिखते हैं? NPR का मतलब होता है n में से हमें r चीजों को चुनना है। दैट्स परमिटेशन मीन्स एक्चुअली सिलेक्शन। परमिटेशन दूसरा नाम है किसका? सिलेक्शन का। लेकिन कैसी सिलेक्शन का? ऑर्डर्ड सिलेक्शन का। तो या PNR से वायर मैंने ये बताया r की वैल्यू या 0 हो सकती है, मैक्सिमम n हो सकती है इन बिटवीन, और r की वैल्यू फ्रैक्शन नहीं हो सकती। क्या आप कह भी कहते हो कि हमें 10 स्टूडेंट्स में से हम 2.5 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करेंगे? ऑब्वियसली नहीं। आप 10 में से या 0 को या 1 को या 2 को, दैट्स होल नंबर्स। r की वैल्यू ऑलवेज होल नंबर आएगी। एंड n का मतलब होता है यहाँ पे गिवन कितनी चीजें दी गई है, r का मतलब होता है उन गिवन चीजों में से हमें कितने चीजों का सिलेक्शन या चुनाव करना है। अब हम पढ़ेंगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ परमिटेशन। चलो गाइस करते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ परमिटेशन प्रूव। हम पहले समझते हैं थॉरम हमें कहती है, क्या कहती है? लेट n, r आर टू गिवन होल नंबर सच दैट r इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 बट लेस और इक्वल टू। तो ये कहता है कि n और r दो होल नंबर्स है। क्या है? जैसे n की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकती है, ऐसी r की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 6 कोई एक हो सकती है। आगे लिखा है कि r की वैल्यू या तो 0 होगी या ऑलवेज या n के इक्वल होगी या n से छोटी। तो ये मैंने ऑलरेडी डेफिनेशन में डिस्कस किया कि क्यों r की वैल्यू 0 हो सकती है या r की वैल्यू मैक्सिमम n क्यों हो सकती है। बिकॉज हमें n में से r चीज़ों को चुनना होता है, या हम गिवन n चीज़ों में से किसी को भी नहीं सिलेक्ट करेंगे, डेट इज उस टाइम r की वैल्यू 0 होगी। या उन n चीज़ों में से हम 1 2 या 3 या 4 चीज़ों का चुनाव करेंगे तो r की वैल्यू 1 2 3 4 बन जाएगी। या ज़्यादा से ज़्यादा हम उन n चीज़ों में से सब को सिलेक्ट करेंगे तो r की वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा n हो सकती है। आई होप ये इतना आपको समझ में आएगा। फिर ये थॉरम कहती है कि अगर हमारे पास दो होल नंबर्स r एंड n हो, देन टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स बाय टेकिंग r एट अ टाइम इज गिवन बाय दिस। ये कहता है कि अगर हमें फिर गिवन n चीजों में से कितने चीजों को सिलेक्ट करना हो? r चीजों को। लेकिन जो गिवन n चीजें होगी ना वो डिस्टिंक्ट होगी, वो मून वाला वर्ड की तरह नहीं है। जो वर्ड मून था ना उसमें जो 4 गिवन ऑब्जेक्ट्स थे वो थे m o o n, उनमें से 4 चीजों में से 2 चीजें एक जैसी थी। नहीं, यहां पे जो आपके पास n चीजें जैसे कि 10 चीजें दी जाएगी वो 10 के 10 डिफरेंट होगी, कोई 2 चीजें उन दोनों में से एक जैसे नहीं होंगी। अगर आपको n अलग अलग चीजें दी जाएगी, फिर उन n चीजों में से आपसे पूछा जाएगा कि आप r चीजों को सिलेक्ट करो, तो कितने अलग अलग तरीकों से आप ये सिलेक्शन कर सकते हो। ये थॉरम कहती है कि वो टोटल जो आपकी सिलेक्शन या परमिटेशन, जब भी आप बोलोगे परमिटेशन का मतलब सिलेक्शन, बट ऑर्डर्ड सिलेक्शन, आप n चीजों में से r चीजों को सिलेक्ट करोगे, उनकी परमिटेशंस बनाओगे, तो टोटल कितनी परमिटेशंस, दैट इज टोटल कितनी सिलेक्शंस बनेगी, ये कहता है दैट्स इक्वल टू n, जितनी गिवन ऑब्जेक्ट्स थी मल्टीप्लाइड उससे एक कम, मल्टीप्लाई उससे एक कम, डैश अप टू n माइनस r माइनस 1 था। ये थॉरम ये कहती है। इस चीज का हम प्रूव भी करेंगे। और फिर ये थॉरम कहती है आगे, जब आप ये चीज प्रूव करोगे फिर ये भी प्रूव करो, परमिटेशन ऑफ n ऑब्जेक्ट्स टेकन r एट अ टाइम, सिलेक्शन ऑफ n ऑब्जेक्ट्स टेकन r एट, जब आप n चीजों में से r चीजों को सिलेक्ट करो, आप ये प्रूव करो कि वो कितनी सिलेक्शंस होगी, वो कितनी परमिटेशन होगी, वो टोटल में होती है n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r का होल फैक्टोरियल। इस फॉर्मूला से आपको ये क्लियर होना चाहिए कि हमने प्रीवियस लेक्चर में क्यों फैक्टोरियल पढ़ा। मैंने वहीं पे बताया था कि परमिटेशन एज वेल एज कॉम्बिनेशन में फैक्टोरियल यूज होगा। तो चलो इस थॉरम को आप प्रूव करते हैं। तो इस थॉरम को हमें प्रूव करना है, चलो प्रूफ ऑफ दिस थॉरम करेंगे। हमें गिवन क्या दिया था? n चीजें। n चीजों में से हमें क्या करना था? r चीजों को सिलेक्ट करना था। और हमें ये दिखलाना कि NPR, जब आप n चीजों में से r चीजों को सिलेक्ट करोगे, दैट इक्वल्स टू n टाइम्स 1 मल्टीप्लाइड बाय n माइनस 2 डैश अप टू n माइनस r माइनस 1 के इक्वल। तो से हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का यूज करेंगे। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग हमें क्या कहता है? सपोज अगर आपके पास 5 ऑब्जेक्ट्स हो, 5 में से आपको सपोज 3 ऑब्जेक्ट्स को अगर आपको सिलेक्ट करना हो, तो आप उतनी वैकेंट प्लेसेस बनाओगे
जितने ऑब्जेक्ट्स का आपको सिलेक्ट करना हो एक बार में। हमें 5 में से 3 को सिलेक्ट करना तो हम बनाते थे 3 वैकेंट प्लेसेस। तो फिर पहले को कितनी बार, सेकंड को, फिर ये डिस्कस करते थे। यहां पे भी कुछ ऐसा ही चीज है, हमें n चीजें दी गई है। कितने चीजें? n, दैट्स 5 के बदले n है, और हमें n में से r का चुनाव करना है, दैट इज 5 में से 3 को सिलेक्ट करना है। यहां हमें n में से r चीजों को सिलेक्ट करना है। तो कितनी वैकेंट प्लेसेस हम बनाएंगे? हम r वैकेंट प्लेसेस बनाएंगे। चलो पहले वैकेंट प्लेसेस को बनाते हैं। सपोज these are r vacant. तो first vacant place, say this is first vacant place, second vacant place, third vacant place, and so on, last वाली, say this is the rth vacant place, say rth maybe 5th 6th 7th 4th 3rd like this। हमें n चीजों में से r चीजों को सिलेक्ट करना है और हमें प्रूव करना है कि ये काम आप कितने तरीकों से कर सकते हैं। हमारे पास कितने ऑब्जेक्ट्स है? n में से बताओ पहले वैकेंट प्लेस को हम कितने तरीकों से भर सकते हैं, कितने तरीकों से फिल कर सकते हैं। हमारे पास कितनी चीजें हैं? n में से किसी भी एक को यहां पे लिखा जा सकता है। दैट मीन्स फर्स्ट वैकेंट प्लेस को हम n ऑब्जेक्ट से फिल कर सकते हैं। कितने ऑब्जेक्ट से? सॉरी, एक चीज में उस फॉर्म में लिखना भूल गया, डेट्स विथआउट रिपीटिशन। यहां पे जो काम हो रहा है वो विथआउट रिपीटिशन हो रहा है, विथआउट रिपीटिशन। जब रिपीटिशन अलाउड नहीं होगा उस फॉर्म में ये चीज जुड़िएगा। देन टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन फ्रॉम गिवन ऑब्जेक्ट बाय टेकिंग r एट अ टाइम विथआउट रिपीटिशन इज इक्वल टू दिस। विथआउट रिपीटिशन उसमें लिखना मत भूलिएगा। तो n चीजों में से हम पहले वैकेंट प्लेस को कितनी बार फिल कर सकते हैं? n चीजों में से किसी एक वे से, तो n वेज। सो फर्स्ट वैकेंट प्लेस को n वेज से फिल किया जा सकता है। लेकिन इस वैकेंट प्लेस को फिल करने के लिए हम n चीजों में से सपोज एक चीज का यूज करेंगे। सपोज हमने n1 का यूज किया, हमारे पास n1 जैसे p1 p2 p3 एंड सो ऑन। ये सपोज ये हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स अलग अलग, तो इन n ऑब्जेक्ट्स में से किसी भी एक को यहां लिखा जा सकता है। सो यहां पे मैंने बोला कि पहले वैकेंट प्लेस को हम n तरीकों से भर सकते हैं। सपोज हमने p1 का यूज किया यहां पे, लेकिन इस फॉर्म में क्या लिखा गया है? विथआउट रिपीटिशन। जिस ऑब्जेक्ट का आपने यूज किया उसको आप लोग यूज नहीं कर सकते। सपोज अब हम p1 को यूज नहीं कर सकते। टोटल कितने थे? n में से एक गया तो कितने बच गए? n-1। तो आप सेकेंड वैकेंट प्लेस पे को फिल करने के लिए आपके पास कितने ऑब्जेक्ट्स है? अब n-1। तो सेकेंड वैकेंट प्लेस को फिल करने के लिए हमारे पास n-1 ऑब्जेक्ट्स हैं। उन n-1 ऑब्जेक्ट्स में से किसी भी एक को यहां पे लिखा जा सकता है। तो सेकेंड वैकेंट प्लेस को n-1 में से हमने सेकेंड वैकेंट प्लेस पे p2 लिखा। आप p2 का भी यूज नहीं कर सकते बिकॉज ये चीज हमें कहती है विथआउट रिपीटिशन का मतलब जिस ऑब्जेक्ट का यूज किया उस ऑब्जेक्ट को आप इस टाइम किसी और वैकेंट प्लेस को फिल करने के लिए यूज नहीं कर सकते। ओके, तो अब 2 गए, n में से 2 गए, कितने बचे? n-2। तो थर्ड वैकेंट प्लेस को हम n-2 वेज फिल कर सकते हैं। आई बात? एंड आई सिमिलरली अब rth प्लेस को हम कितनी बार फिल कर सकते हैं? अब पहला क्वेश्चन यहां पे है, सर rth प्लेस कौन सा बॉक्स है, मतलब ये किस नंबर का बॉक्स है? क्या ये 5th बॉक्स है, 7th बॉक्स है, 10th बॉक्स है? ये हमें नहीं पता। अब हम rth प्लेस पे क्या लिखेंगे? चलो मैं समझाता हूं, बहुत आसान है। देखो ये तो फर्स्ट बॉक्स था ना, फर्स्ट बॉक्स को फिल करने के लिए हमारे पास कितनी चॉइसेस थी? n से मतलब यार क्या मैं n में लिखूंगा n माइनस नंबर ऑफ बॉक्स। ये कौन सा बॉक्स था? फर्स्ट प्लेस का बॉक्स, दैट्स 1 माइनस 1। बात आ रही है समझ में? ये एक्चुअली n-0, 1 - 1 0 बन जाएगा, n-0 फिर से n आएगा, तो n के बदले मैंने n-1 लिखा। अब देखो इसकी बारी, n-1 को मैं कैसे लिख सकता हूं? एक तो मैं n लिखूंगा पहले, फिर माइनस में क्या लिखूंगा? ये बॉक्स नंबर कौन सा है? सेकंड बॉक्स है, तो 2 लिखूंगा, -1 लिखूंगा। ये फिक्स्ड रहेगा, ये फिक्स्ड रहेगा, ओनली वेरी ये वाला नंबर होगा। पहले n आएगा, फिर लास्ट में -1 यहां पे आएगा, बस ये वेरी करेगी। ये क्या आता है? नंबर ऑफ बॉक्स। किस नंबर का बॉक्स है, किस प्लेस का बॉक्स है? ये है n-1 इक्वल्स टू n-2-1। देखो 2-1 आपका 1 हो गया, n-1 फिर से n-1 आया। तो आप n-2 को फिर कैसे लिख सकते हो? n
माइनस, ये किस नंबर का बॉक्स है, थर्ड बॉक्स है, डेट इज 3 लिखेंगे, फिर -1, 3 - 1 फिर से 2 टू n-2 तो आया आपके। तो फिर मुझे बताओ ये वाला जो बॉक्स है इसको क्या लिखा जा सकता है, n एज पर दिस पैटर्न डायडैश n माइनस, ये किस नंबर का बॉक्स है, rth बॉक्स है, इतना हमें कंफर्म है कि ये किस नंबर का बॉक्स rth, लेकिन हमें r की कोई फिक्स्ड वैल्यू पता नहीं थी इसलिए हमने डायरेक्टली नहीं लिख पाए। ये rth प्लेस का बॉक्स है, दैट्स r -1। बात आई समझ में कि rth बॉक्स को कितने तरीकों से भरा जा सकता है, दैट्स n - r - 1। ये चीज मैं अब यहां पे लिखूंगा n - r - 1। तो ये जो हमारा काम था, काम क्या था, हमें n चीजों में से r चीजों को सिलेक्ट करना था एंड विथआउट रिपीटिशन। ये काम हम कितने तरीकों से कर सकते थे, हमने बोला कि इस पूरे काम को हम छोटे छोटे कामों में डिवाइड करेंगे। पहले हमने देखा कि फर्स्ट बॉक्स को कितनी तरीकों से फिल किया जा सकता है, दूसरे को कितने, तीसरे को, एंड डैश अप टू rth बॉक्स को कितने तरीकों से फिल कर सकते हैं। लेकिन हमें n चीजों में से r चीजों का चुनाव करना है, दैट इज हमें इस बॉक्स को भी फिल करना है एंड इसको भी, एंड इसको भी, एंड से मतलब मल्टीप्लिकेशन। तो फिर फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन हमें क्या कहता है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या कहता है कि अगर आपको एक काम को अगर हम सपोज m वेज कर सकते हैं, दूसरे को n वेज, तीसरे को p वेज, फोर्थ को q वेज एंड सो ऑन, तो उस पूरे काम को करने के कितने तरीके होते हैं, m मल्टीप्लाइड बाय n मल्टीप्लाइड बाय p मल्टीप्लाइड बाय q। तो हम लिखेंगे देयरफॉर फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, देयरफॉर बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस फ्रॉम गिवन n ऑब्जेक्ट्स, given n objects by taking n में से कितनों को हमें सिलेक्ट करना है, by taking r at a time, n में से जब आप r चीजों को सिलेक्ट करोगे r at a time, लेकिन अगेन मैं लिखूंगा विथआउट रिपीटिशन, विथआउट रिपीटिशन इज किसके इक्वल होता है, पहले मैं लिखूंगा जब हमें कभी ये इंडिकेट करना हो, लिखना हो कि हमें n चीजों में से r चीजों का चुनाव करना है, तो ऐसे लिखेंगे npr। npr का मतलब होता है परम्यूटेशन ऑफ n ऑब्जेक्ट्स टेकिंग r एट ए, सिलेक्शन ऑफ n ऑब्जेक्ट्स टेकन r एट ए। n चीजों में से हम r चीजों को सिलेक्ट करेंगे। क्या कहता है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, पहले वैकेंट प्लेस को कितनी बार फिल कर सकते हैं n, दूसरी को कितनी बार, चलो ऐसे मल्टीप्लिकेशन लिखेंगे ब्रैकेट में n - 1, थर्ड बॉक्स को कितनी बार फिल किया जा सकता है n - 2 डैश डैश डैश, एंड लास्ट बॉक्स को कितनी बार फिल किया जा सकता है n - r - 1 वेज। एंड ये हुआ उस थ्योरम का आधा प्रूफ, यही वो थ्योरम कहती थी। अब आज के बाद ये थ्योरम का प्रूफ जरूरी नहीं है याद रखना, ये जरूरी है इस चीज को याद रखना कि अगर आपके पास n चीजें हो, n अलग अलग चीजें हो, n चीजों में से आपको r चीजों को सिलेक्ट करना हो, तो कितने तरीकों से ये काम कर सकते हो। आप आज के बाद डायरेक्टली ये फॉर्मूला लिखोगे। लेकिन अब क्वेश्चन है उस थ्योरम ने फिर वो क्यों लिखा कि npr इक्वल्स टू दैट थिंग। देखो अगर आपको ये चीज याद रखनी हो ना कि n में से r चीजों, तो ये कमरसम मतलब फॉर्मूला है, मतलब ये इतनी आसान याद रखना नहीं है, ये थोड़ा टिपिकल फॉर्मूला है। फिर मैथमेटिशियंस ने क्या किया, उन्होंने इससे आसान आपका काम कर दिया, इससे बहुत इस फॉर्मूला को थोड़े कन्वीनियंट, बहुत ही अच्छी फॉर्म में कन्वर्ट किया। वही चीज हमें अब करनी है, इस चीज को हमें n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल में कन्वर्ट करना है। उस पे भी मैंने फैक्टोरियल में एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पढ़ाई है, उसी प्रॉपर्टी का हम यहाँ पे यूज करेंगे। जैसे कि उसमें हम क्या करते थे, 10 फैक्टोरियल को लिख सकते थे 10 टाइम्स 9 फैक्टोरियल, या 10 फैक्टोरियल को कैसे लिखते थे 10 टाइम्स 9 टाइम्स 8 फैक्टोरियल। करते हैं अब इसको आगे प्रूफ। तो हमने ऑलरेडी प्रूव किया, हमने ऑलरेडी प्रूव किया सिंस परम्यूटेशन ऑफ n ऑब्जेक्ट्स टेकन r एट ए टाइम, हमने क्या प्रूव किया, इट इज इक्वल टू n मल्टीप्लाइड बाय n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय n माइनस 2 एंड सो ऑन। लास्ट में हमने क्या लिखा, n माइनस r माइनस 1। लेकिन अब इसी चीज को हमने कन्वर्ट करना है इस फॉर्म में। कन्वर्ट किस में करना है, npr को हमें लिखना है दैट इक्वल्स टू n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r का होल फैक्टोरियल। दैट इज इस चीज को हमें फैक्टोरियल में कन्वर्ट करना है। लेकिन यू नो मैंने आपको पहले ही बता रखा है, अगर आपको 10 फैक्टोरियल लिखना हो तो 10 फैक्टोरियल का मतलब होता है कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। पहले 10 नेचुरल नंबर्स जब आपके कंटिन्यूअस प्रोडक्ट में लिखे हो तभी आप उनके बदले लिख सकते हो 10 फैक्टोरियल। दैट्स आपको लिखा हो 10 टाइम्स 9 टाइम्स 8 टाइम्स, लेकिन कहां तक,
1 तक। लेकिन अगर ये लिखा होता 10 टाइम्स, 9 टाइम्स, 8 टाइम्स, 7 टाइम्स 6, आप इसके बदले 10 फैक्टोरियल नहीं लिख सकते। लेकिन मैंने एक एग्जाम्पल में प्रीवियस लेक्चर में करवाई है, जिसने नहीं देखा वो फिर देख सकता है। उसमें मैंने एक एग्जाम्पल की, इस एग्जाम्पल के 2 पार्ट्स लिए थे। कन्वर्ट द गिवन स्टेटमेंट इनटू फैक्टोरियल। मैंने कुछ ऐसी चीज उसमें ली थी जैसे कि 10 टाइम्स, 9 टाइम्स, 8 टाइम्स, 7 टाइम्स 6 यहां तक लिखा था। फिर मैंने बोला था इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे फैक्टोरियल में। तो मैं पहले थोड़ा सी एग्जाम्पल यहां पे लिखाता हूं। अगर आपके पास कुछ इस तरह से चीज हो, 10 टाइम्स नहीं, ये थोड़ी बड़ी हो जाएगी। सपोज मैं लूंगा 8 टाइम्स, 7 टाइम्स, 6 टाइम्स, 5 टाइम्स 4। अगर आपके पास कुछ इस तरह से चीज हो, लेकिन आपको इसे फैक्टोरियल में कन्वर्ट करना हो, किस में कन्वर्ट करना हो? फैक्टोरियल में। अब किसी भी चीज को तब फैक्टोरियल में लिखते हैं, ये तो कंटिन्यूड प्रोडक्ट है क्या, 8 से मल्टीपल या उससे एक कम, उससे एक कम, उससे एक कम, इसमें। लेकिन मैंने क्या बोला था, ये 1 तक होना चाहिए था। ये कंटिन्यूड प्रोडक्ट कहां तक होना चाहिए था? 1 तक। तभी हम इसके बदले 8 फैक्टोरियल लिखते हैं। लेकिन मत है इसमें 3 टाइम्स 2 टाइम्स 1। अब लेकिन हमें क्वेश्चन में पूछा गया कि इसको कन्वर्ट करना ही करना है, किसमें? फैक्टोरियल में। तो हम बोलेंगे चलो करते हैं, कौन सी बड़ी बात है। इसको हम लिखेंगे इट इक्वल्स टू 8 टाइम्स 7 टाइम्स 6 टाइम्स 5 टाइम्स 4। तो क्या इसमें और होना चाहिए था ताकि हम इसके बदले फैक्टोरियल? इसके बाद होना चाहिए था 3 टाइम्स 2 टाइम्स 1 होना चाहिए थे, मत था। लेकिन हमने इसमें लिखा है। लेकिन डिवाइड बैलेंस, क्वेश्चन में बैलेंस बनाने के लिए हम 3 टाइम्स 2 टाइम्स 1 से क्या मल्टीप्लाई। बात आ रही समझ में? इसको हमारा क्या क्वेश्चन है, इसको किसी फैक्टोरियल में लिखना है, इसको फैक्टोरियल में लिखना है, सम फैक्टोरियल। लेकिन इसको हम फैक्टोरियल में तब लिखेंगे जब ये कंटिन्यू प्रोडक्ट होगा 1 तक। इसमें 3 टाइम्स 2 टाइम्स 1 नहीं लिखा हुआ है, इसलिए हमने 3 टाइम्स 2 टाइम्स 1 को मल्टीपल किया, डिवाइड भी। अब क्या है ये चीज क्या है? अब इट इज नाउ कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 8 नेचुरल नंबर्स, दैट इज 8 टाइम्स 7 टाइम्स 6 टाइम्स अप टू 1। इसके बदले अब लिखा जा सकता अब 8 फैक्टोरियल। एंड डिनोमिनेटर में ऑलरेडी क्या है? 3 टाइम्स 2 टाइम्स 1, तो दैट इज 3 फैक्टोरियल, बिकॉज डिनोमिनेटर में इज द कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स। ये आया आपका ये स्टेटमेंट किसमें? फैक्टोरियल। और यही चीज हमें यहां पे करनी है, बहुत आसान है। देखो ये जो चीज है ना, ये आपके पास है n मल्टीप्लाइड बाय n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय n माइनस 2 एंड सो ऑन। लास्ट वाले इस पार्ट को थोड़ा आप सिंपलीफाई, n तो n ही है, ये माइनस r को भी मल्टीपल होगा, माइनस 1 को भी, ये बन जाएगा n माइनस r प्लस 1। बात आ रही समझ में? n तो n, माइनस माइनस r हुआ माइनस r, माइनस माइनस 1 हुआ प्लस 1। इट इज लाइक ये है आपका 8, ये है 8 से एक कम 7, ये 8 से और एक कम दैट 7 से और एक कम दैट 6, फिर डैश कहां तक? n माइनस r प्लस 1। लेकिन अगर ये डैश कहां तक होता? 3 टाइम्स 2 टाइम्स 1 तक, पूरा 1 तक लिखा होता प्रोडक्ट, तो मैं डायरेक्ट लिखता इट इक्वल्स टू द n फैक्टोरियल। लेकिन ये पूरा 1 तक मल्टीप्लिकेशन नहीं लिखा हुआ है। अब इसमें क्या मल्टीप्लिकेशन में और होना चाहिए, तो इसको हम n फैक्टोरियल लिखते, उस चीज को हम इसमें मल्टीपल भी करेंगे, डिवाइड भी करेंगे। सेम हियर, इसमें 3 टाइम्स 2 टाइम्स 1 नहीं लिखा था, इस 3 टाइम्स 2 टाइम्स 1 से हमने मल्टीपल किया और डिवाइड भी किया। यहां और क्या चीजें हैं इनसे जो कम है ताकि 1 तक आ जाए, उन चीजों को हम मल्टीपल भी करेंगे, डिवाइड भी करेंगे। बात आ रही है समझ में? तो अब लिखेंगे इट इज इक्वल टू फर्दर n मल्टीप्लाइड बाय n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय n माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय सो ऑन n माइनस r प्लस 1। इसके नेक्स्ट में क्या मल्टीपल होना चाहिए था? इससे एक कम, n माइनस आर प्लस 1 से एक कम, n माइनस आर प्लस 1 में आप माइनस 1 कर दो तो क्या मिलेगा? n माइनस आर प्लस 1 में माइनस 1 करो, माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो, n माइनस आर। बात आ रही है समझ में? अब n माइनस आर से एक कम क्या होगा? n माइनस आर माइनस 1। बात आ रही है समझ? ऐसे ही डैश लास्ट में क्या बनेगा? 3 टाइम्स 2 टाइम्स। जब ऐसे कम करते करते जाएंगे n माइनस आर माइनस 2, n माइनस आर माइनस 3, n माइनस आर माइनस 4, तो एक टाइम पे क्या होगा? ये बन जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1। बात आ रही है समझ में? तो इसमें हमने ये चीजें मल्टीपल की, लेकिन क्वेश्चन में बैलेंस बनाने के लिए यही चीज हमें डिवाइड भी करनी होगी। n माइनस आर मल्टीप्लाइड बाय n माइनस आर माइनस 1 डैश 3 टाइम्स 2 टाइम्स 1। यही स्टेप इसमें मेन है एंड आई होप आपको ये स्टेप समझ में आया होगा कि हमें इस चीज को फैक्टोरियल में कन्वर्ट करना था। लेकिन हम तभी किसी चीज को फैक्टोरियल में लिखते हैं जब वो कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल नंबर्स होगा, लेकिन टिल 1 तक।
अगर वो आधे तक ही लिखा होगा, 1 से पहले ही लिखा होगा, तो उसको हम फैक्टोरियल में इसलिए जो चीजें इसमें मिलानी थी वो चीजें हमें मिलाई, इससे एक कम, इससे कम, अप टू 1 तक। जो चीज मल्टीपल की वो डिवाइड भी। अब देखो ये है n मल्टीप्लाइड बाई n से एक कम, फिर n माइनस 1 से एक कम, फिर n माइनस 2 से एक कम डैश, फिर n माइनस आर माइनस प्लस 1 से एक कम, n माइनस आर, फिर n माइनस आर से एक कम, n माइनस आर माइनस 1 डैश, फिर 3, फिर 3 से एक कम 2, फिर कहां तक 1। तो न्यूमरेटर जो आपका है, न्यूमरेटर इज नाउ द कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। न्यूमरेटर में क्या लिखा है? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। तो इस न्यूमरेटर के बदले में लिखूंगा n फैक्टोरियल अपॉन में डिनोमिनेटर में देखो 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 डैश मल्टीप्लाइड बाई n माइनस आर माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई n माइनस आर, एंड डिनोमिनेटर इज अगेन द कंटिन्यूड प्रोडक्ट। इट इज अगेन कंटिन्यूड प्रोडक्ट, एक के बाद एक के बाद एक नेचुरल नंबर, 1 के बाद 2, फिर 2 के बाद 3 डैश। तो जो मैक्सिमम नेचुरल नंबर है डेट्स n माइनस आर, इसी का फैक्टोरियल लिखते हैं ना हम लोग, तो डिवाइड में लिखेंगे n माइनस आर का होल फैक्टोरियल। एंड ये हुआ, ये जो आपको लिखना था लेफ्ट साइड में, इट implies that NPR, that's permutation of n objects taking R at a time, is equal to n factorial upon में n minus R factorial। यहां पे मैं ये लिखूंगा वायर जो R की वैल्यू है या तो 0 होगी या n से छोटी होगी, ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। एंड n are here distinct objects। डिस्टिंक्ट से मतलब जो गिवन ऑब्जेक्ट से गिवन चीजें हैं, चाहे वो डिजिट्स हो, चाहे वो पर्सन हो, चाहे वो अल्फाबेट्स हो, वो सारे के सारे अलग अलग है, कोई दो एक जैसे नहीं है। एंड विथआउट रिपीटिशन, ये फॉर्मूला आप कब यूज करोगे? जब आपको गिवन जो n चीजें दी जाएंगी वो n सारे के सारे अलग हो और आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा विथआउट रिपीटिशन, तब आप ये फॉर्मूला का यूज कर सकते हो। ये फॉर्मूला का मतलब, अगर आपसे पूछा जाए बताओ गिवन 5 अल्फाबेट्स में से आप कितने 3 लेटर वर्ड्स बना सकते हो विथ और विथआउट मीनिंग, विथआउट रिपीटिशन, आप बोलोगे 5P3 इज आंसर, 5P3। अब आप वो नहीं बनाओगे, डब्बे वगैरह नहीं बनाओगे, उसकी बात आप छोड़ दो। 5 में से 3 को सिलेक्ट करना है, कितनी बार कर सकते हैं वो देगा आपका ये सोल्यूशन 5P3। बस आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, आपको आंसर मिलेगा 5P3 इक्वल्स टू 5 फैक्टोरियल अपॉन में 5 - 3 का फैक्टोरियल। ये हो गया आपकी थॉर्म का प्रूफ एंड द मेन थॉर्म। इसके बाद कुछ और चीजें इस थॉर्म में, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे और इस पे कुछ एग्जांपल्स करेंगे, फिर हम एक्सरसाइज करेंगे।